पहले आप सभी का आपके YouTube चैनल और जूम क्लासेस में ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एजुकेशन और फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग अपने सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग यूनिट 5 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने काफी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ ही यूनिट्स है जो हम लोग की बाकी है, जिसमें हम लोग आज की तारीख आपकी क्या है, 2 जून है आपकी, क्या 2 जून है, जिसमें हम लोगों ने सुबह वाले क्लास में हम लोगों ने करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स को डिस्कस कर लिया था कि उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे हम लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर लिया था। बताइए वहां तक आप सभी को क्लियर है वो पॉइंट? जी सर, है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, आगे इसमें देखेंगे यूनिट 5 का यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5 का सेक्शन डी में आपका जो आपका पॉइंट आता है उसमें करिकुलम चेंज आता है। क्या आता है? करिकुलम चेंज आता है। ठीक, करिकुलम चेंज आता है। तो करिकुलम चेंज को पाठचर्या परिवर्तन कहते हैं। करिकुलम चेंज होता क्या है, इससे रिलेटेड चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहता है करिकुलम चेंज मींस मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन सम वे। ठीक है, डिफरेंट इन सम वे। और मैं कोशिश कर रहा हूं हम दोनों भाषाओं में देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। चलो, सोचने वाली बात हो जाती ना मेरे लिए भी, लेकिन ये सेशन निकाले फिर क्या देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, कहते हैं कि पाठ्यक्रम या पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ है पाठ्यक्रम को किसी तरह से अलग करना, इसे एक नई स्थिति या नई दिशा प्रदान करने के लिए करिकुलम में हम लोग चेंजमेंट लाते हैं। क्या लाते हैं? न्यू पोजीशन लाने के लिए, न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन आपको हम लोग देने के लिए करते हैं, या फिर डायरेक्शन देने के लिए। ठीक, एक बेहतर डायरेक्शन, मतलब पाठचर्या को परिवर्तन हम क्यों करते हैं? पाठचर्या परिवर्तन कि एनसीटीई ने या यूजीसी ने या जितने भी हैं उन्होंने हर 3 साल में पाठ्यक्रम या पाठचर्या को परिवर्तन करने के लिए बोला है। तो ऐसा क्यों बोला है? तो उन्होंने कहा कि नई स्थितियों में लाने के लिए, नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए और नई दिशा प्रदान करने के लिए कि प्रेजेंट टाइम में जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डेवलप करके आगे बढ़े। फिर कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि दिस ऑफन मींस अल्टरनेशन, कहते हैं अल्टरनेशन टू इट्स फिलॉसफी बाय वे ऑफ इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यूइंग द कंटेंट इंक्लूडेड, रिवाइजिंग इट्स मेथड्स एंड रीथिंकिंग इट्स इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब कहते हैं इसका मतलब अक्सर अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों के माध्यम से अपने दर्शन में परिवर्तन लाना, मतलब शामिल सामग्री की समीक्षा करना, इसके तरीकों को संशोधन करना। तो क्या होता है, पहले लिख लो। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्यों करते हैं, तो कहता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्या देखते हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये होता है कि करिकुलम चेंज क्यों करते, तो बता रहा है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरा कहता है रिव्यूइंग करने के लिए, इसको लिख लीजिए, लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है रिव्यूइंग करने की। ठीक है, रिव्यूइंग करने की। तो ये क्या होता है रिव्यूइंग करने की? ठीक, रिव्यूइंग द कंटेंट इंक्लूड, रिव्यूइंग द कंटेंट इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूडेड आपका हो जाएगा इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है? रिव्यूइंग द कंटेंट इंक्लूडेड मतलब कहता है कि शामिल सामग्री की समीक्षा करना। क्या होता है? शामिल सामग्री की
शामिल सामग्री की समीक्षा करना होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते क्या हुआ। तीसरे पॉइंट में कहता है कि रिवाइजिंग, कहता है कि रिवाइजिंग इट्स मेथड एंड रीथिंकिंग। क्या कहता है? रिवाइजिंग, कहता है रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइजिंग इट्स मेथड, ठीक है, हाँ, रिवाइजिंग इट्स मेथड्स, ठीक, कहता है कि रिवाइजिंग इट मेथड्स एंड रीथिंकिंग, ठीक है, रिवाइजिंग इट्स मेथड एंड रीथिंकिंग, ठीक है, रीथिंकिंग इट्स इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ठीक है, रीथिंकिंग का इसमें क्या कहता है? कहता है कि इसके तरीकों को संशोधित करना। क्या कहता है? इसके तरीकों में संशोधन करना होता है आपका। ठीक है, फिर इसके चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथे पॉइंट में कहता है एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ठीक, इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता है कि मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मतलब कहता है संशोधन करना और मूल्यांकन प्रक्रिया दोबारा सोचना। ठीक है, फिर कहता है मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करना। मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करना, तो ये चीजें होती हैं कि हम लोग करिकुलम को चेंज क्यों करते हैं? तो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें शामिल सामग्री की समीक्षा करने के लिए कि क्या कोई कमी तो नहीं पड़ रही है आपकी। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसके तरीकों में संशोधन करने के लिए हम सोचते हैं। मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग इतना यहाँ पर इसके बारे में करते हैं हम लोग। क्लियर है ये पॉइंट कि हम करिकुलम चेंज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये आपका हो जाता है। इसमें अगर हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ चेंज की, तो एक मैकनीला है। मैकनिकल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछा आता है, मैकनिकल के अकॉर्डिंग उन्होंने कितना बताया है मीनिंग ऑफ चेंज की। मीनिंग ऑफ चेंज, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो चेंज की डेफिनेशन है, चेंज की परिभाषा है, तो इसमें इन्होंने 5 पॉइंट्स को बताया है। सब्स्टिट्यूशन पहले बताया, सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग है ये भी लिख लिया, मैकनेल का अनुसार ना, मैकनेल है ये नाम लिख लीजिए। जो भी आप बात करेंगे मैकनेल के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इसका क्रम आता है, ये क्रम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं ना। थोड़ा सा इधर कर दे, ठीक है। Yes. हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन होता है। दूसरे पॉइंट में जाएंगे, दूसरे पॉइंट में क्या होता है आपका, दूसरा वाला होता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन। क्या होता है? अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन में से होता है, क्या होता है आपका वैकल्पिक या अदल बदल कर करना होता है। वैकल्पिक या अदल बदल करना, अदल बदल करके, ठीक है, आपका ये होता है। फिर इसके अलावा क्या आता है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तब आता है
ठीक, फिर इसके आगे क्या आता है, पर्टुर्बेशन। ठीक है, क्या आता है तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया, पर्टुर्बेशन आपका बताया है। देखिए इस पे हाँ पर्टर्बेशन है आपका। ठीक है, आपका क्या है, इस पे लिखिए। ठीक, पर्टर्बेशन है, पर्टर्बेशन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गड़बड़ी जो होती है ना, गड़बड़ी जो होती है उसको बोलते हैं लोग। ठीक है, गड़बड़ी होती है। अब आता है रीस्ट्रक्चरिंग, क्या आता है आपका, फिर चौथे पॉइंट पे आपका आता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग को बोलते हैं पुनर्गठन, पुनर्गठन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर लास्ट जो आता है पांचवा नंबर पे, पांचवा नंबर वाला देखिए क्या कहता है, कहता है कि वैल्यू ओरिएंटेड चेंज। क्या होता है, वैल्यू ओरिएंटेड चेंज। वैल्यू ओरिएंटेड चेंज का मतलब होता है मूल्य उन्मुख परिवर्तन। क्या होता है, मूल्य उन्मुख परिवर्तन, मूल्य उन्मुख परिवर्तन होता है आपका। ठीक है, लिख लिया इतना, मूल्य उन्मुख परिवर्तन होता है आपका। क्लियर है, तो ये आपका होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना। कोई एक करिकुलम एक स्थान पर काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज को, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो पहला प्रतिस्थापन होता है, दूसरा क्या कहता है, अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है अदला बदली करना, या कह सकते हैं वैकल्पिक रूप में जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं उसकी बात करते हैं। फिर आपका आता है कि गड़बड़ी जो होती है, गड़बड़ी को खत्म करने के लिए हम करिकुलम को चेंज करते हैं। फिर कहते हैं पुनर्गठन करने के लिए हम चेंज करते हैं। और फिर कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेड, मतलब ये सब चीजें बताया है करिकुलम को चेंज करने के लिए आपका। क्लियर, तो ये सब चेंज करने के लिए इन्होंने बताया है। किसने बताया, मैकनेल ने बताया है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें क्या कहता है, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट बताओ सब लोग, फिर उसके बाद चले हम आगे। हाँ सर। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतनी बात हम करते हैं, फिर इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, मतलब पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज की हम बात करेंगे, इसको साफ करें फिर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज की तरफ। लिख लिया, ये सर, हाँ ये लिख लिया। ओके ओके, चलिए अब टाइप की बात करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप इसके होते हैं बताओ, किसी को पता है कि इनके टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, इनके कितने टाइप्स बताए गए हैं मुख्य रूप से। इसके जो है मुख्य रूप से 3 टाइप्स आपको बताए गए हैं। आपको कितने बताए गए हैं, 3 टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम चेंज। ठीक, टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज की बात करेंगे, इन्होंने 3 टाइप्स माने। पहला कौन सा है, पहला आपका है इंपीरिकल रेशनल। ठीक है, पहला क्या है, इंपीरिकल रेशनल। इंपीरिकल, ठीक है, इंपीरिकल रेशनल है आपका। इंपीरिकल रेशनल जिसको बोलते हैं अनुभवजन्य तर्क संगत, क्या बोलते हैं,
अनुभव जन्य तर्क संगत। ठीक है, अनुभव जन्य तर्क संगत की बात करते हैं, पहला है आपका। दूसरा जो है आपका, दूसरा कौन सा बनता है? दूसरा जो बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी। क्या बोलता है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, हाँ, आगे नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव री एजुकेटिव एजुकेटिव स्ट्रेटजी, एजुकेटिव स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज होती, इसको बोलते हैं मानक पुनः शिक्षाप्रद। लिखेंगे मानक पुनः शिक्षाप्रद रणनीति। रणनीति होती है, ठीक है, ये होता है आपका ये। फिर आपका तीसरा जो आता है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरे बोलते हैं पावर स्ट्रेटजीज। क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रेटजीज। पावर स्ट्रेटजीज। ठीक, पावर स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, बोलते हैं शक्ति रणनीतियां। क्या बोलते हैं? शक्ति रणनीतियां। ठीक, ये होता है आपका। तो ये तीन आपके यहाँ पर माने गए। अब ये तीन होते क्या है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंपीरिकल वाले में अगर हम बात करेंगे, तो इंपीरिकल वाले में या अनुभवजन्य की जब हम बात करते हैं, तो अनुभवजन्य में क्या होता है? कहता है इसमें परिवर्तन की आवश्यकता और लागू करने की क्षमता पर बल दिया जाता है। किस पर बल देते हैं इसमें? कहता है कि स्ट्रेस इज लीड ऑन द नीड फॉर चेंज एंड कॉम्पिटेंसी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, किस पर? लागू करने की क्षमता पर बल देता है, आवश्यकता और, तो कहते हैं नीड। सबसे पहले किस पर ध्यान देता है? ये नीड पर ध्यान देता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक, सबसे पहले नीड पर ध्यान देता है और लागू करने पर, इम्प्लीमेंट की किस पर? ठीक, इम्प्लीमेंट, ये इन दोनों पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज्यादा ध्यान देता है। कि एम्पिरिकल वाले में कहता है कि जो चेंज होता है, कहता है परिवर्तन की आवश्यकता और लागू करने की क्षमता पर बल दिया जाता है। फिर कहता है कि नॉट एक्योर एट स्कूल ले एज दे आर नॉट कैपेबल टू ब्रिंग सच चेंज। कहता है स्कूल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वे ऐसा परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं है। स्कूलों में हम लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि नीड के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें एक दो बच्चों को लेकर नहीं चलना है, बल्कि पूरी की पूरी क्लास को लेकर चलना है। एक दो बच्चों को लेकर चलेंगे तो और बच्चों का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं यहाँ पर बताओ, और इसका प्रयोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट या नो स्कूल लिखेंगे इसका स्कूल में प्रयोग नहीं होता, वो सक्षम नहीं। हाँ, क्या बोले? क्योंकि स्कूल सक्षम नहीं है ऐसा करने के लिए। इंडिविजुअल नीड्स अगर देखेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, कंप्लीट सिलेबस नहीं कंप्लीट। दरअसल अगर वन बाय वन बच्चे की नीड और अकॉर्डिंग
पूरे क्लास की नीड और पूरे क्लास सर की ये कितना इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तभी हो पाएगा ना वहां पर। आप वन बाई वन स्कूल में इसीलिए इसको जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। स्कूल में जब करेंगे तो उसके लिए बताता है कि नॉर्मेटिव, देखिए नॉर्मेटिव में कहता है कि मानक पुनः शिक्षाप्रद रणनीति में बताया है कि यह मनुष्य की तार्किकता और बुद्धि पर आधारित है। किस पर? आपका कह रहा है कि it is based on the rationality and intelligence of human। लिख लेंगे rationality and intelligence। सर इसमें आएगा कि पहले वाले में आएगा? किसमें? ये रैशनैलिटी और इंटेलिजेंस हाँ, तो इंपीरिकल वाले में आएगा। हाँ इंपीरिकल वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा तार्किकता। इसमें तो अनुभव जन्य में कह रहा है कि अनुभव में आप किसी की नीड को देखेंगे और इम्प्लीमेंट को करने को बोलेंगे, जबकि यहाँ पे पुनः मानक शिक्षाप्रद रणनीतियां होती हैं। इसमें कहता है कि मनुष्य की तार्किकता और बुद्धि पर आधारित होता है। ठीक, कहता है कि रेशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की तार्किकता पर लिखेंगे तार्किकता। बट सर मैंने जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि ये जो नॉर्मेटिव वाला है वो रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार चेंज होते हैं। नहीं तो अभी बताएंगे ना। इसमें कहता है कि यहाँ पर देखो कैसे तार्किकता और बुद्धि पर होगा नॉर्मेटिव में, क्योंकि यहाँ पर एक मानक बनाया था ना। जब कभी आप मानक जो बनाओगे वो एक लॉजिकल वे में ही जाएगा, कोई बिना लॉजिक क्या कोई आप जो है कोई नॉर्म्स बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कि रणनीति होगी। इसमें कहता है कि मनुष्य के पास जाकर उन्हें, ठीक, इसमें कहता है कि मनुष्य के पास जाकर उन्हें विश्वास दिलाना कि उनके मूल्यों और दृष्टिकोणों को बदलने की आवश्यकता होती है। कुल मिला के इसमें समझ और कौशल का निर्माण होता है। किसका होता है? कहते हैं कि इसमें जो है वैल्यू, एटीट्यूड, अंडरस्टैंड एंड स्किल, इनका जो है पूरी की पूरी होती है। कैसे? इसमें क्या होता है? वैल्यू, ठीक है, पहला तो वैल्यू हो गया, वैल्यू के बाद एटीट्यूड, वैल्यू एटीट्यूड्स आते हैं, एटीट्यूड्स के बाद अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर इसमें आएगा स्किल। ठीक है, वैल्यू मूल्य आएंगे, इसकी अभिव्यक्ति आएगी, अभिव्यक्ति आएगी, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, और इसकी मीन्स कौशल। ठीक, ये सब चीजें नॉर्मेटिव री एडुकेटिव स्ट्रेटजीज में आएगी। इसमें लॉजिकली मतलब रेशनलाइजेशन में, रेशनलिटी में और इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। इसमें वैल्यू, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग और स्किल को यहाँ पर मेजर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम कोई मानक जो है निर्धारित करते हैं कि उसका मूल्य क्या होगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड के साथ उसमें समझ, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, और उसमें जो है स्किल्स कैसे होंगे, इसके बारे में बताता है। जबकि पावर टेस्ट की हम पावर स्ट्रेटजीज की हम बात करते हैं तो पावर स्ट्रेटजीज कहता है चेंज शुड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्या है सुपीरियर हु आर इन ए हायर पावर। मतलब कहता है कि परिवर्तन उन वरिष्ठों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए जो शक्ति में हो। मतलब कि सुपीरियर के बारे में कहता है, किसकी? सुपीरियर के बारे में। यहाँ पे ये बोलेगा कि ये अपने अकॉर्डिंग करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, जिसमें एक कहावत जो बोली थी मैडम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए पूरी बात को फिर से रिपीट कर दो एक बार आप। सर ये जो, हाँ सर, ये पावर स्ट्रक्चर है ना जो शक्ति वाला। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जो ये पावर शक्ति वाला जो बोल रहे हैं ना, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए सुपीरियर पावर होना चाहिए, जो आपने बोला। हाँ, और इसमें एक कहावत को फिट कर दिया गया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे सुपीरियर,
ठीक, सुपीरियर के लिए ही होता है। इसमें पावर किसके पास है? सुपीरियर के पास होती है पावर, कि वहां पर वो स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकता है, करिकुलम को चेंज करने के लिए उसके पास हाईएस्ट पावर होती है। कैसी? सुपीरियर मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है, जिसको कोई बोल ना सके, जिसकी बात कोई काट ना सके। ये यहां पर इतनी चीजें कहते हैं। यहां पर क्लियर है? यहां पर बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर है यहां पर कि ये तीनों ही आपके टाइप्स में आ जाते हैं। टाइप्स के बाद हम लोग फिर इसमें कहते हैं इसे फैक्टर्स क्या है। कहता है फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। तो करिकुलम चेंज के लिए इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए हैं। पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स की तरफ चले। जी अभी ये लिख रहे हैं आज 2 स्टेप्स। हाँ लिख लो आप, इसके बाद फिर चलते हैं। साफ करें? हाँ ओके। सैलरी ने नोट किया कि नहीं की? हाँ आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, सैलरी नोट कर लिया? हाँ सर नोट कर। ठीक, चलो अब आती फैक्टर्स की बात करेंगे हम। किसकी? फैक्टर्स मतलब कारक। चेंज करने के, करिकुलम को चेंज करने के लिए कौन कौन से कारक होंगे? सबसे पहले ये फैक्टर बोलते हैं पॉलिटिकल। ये फैक्टर अफेक्टिंग है। हाँ, जो कारक उस चेंज को अफेक्ट करेगा वो वाला है। कौन से? ये जो हम लोग लिख रहे टॉपिक पढ़ेंगे वो फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। हाँ, फैक्टर जो हम अफेक्टिव। करिकुलम अफेक्टिव चेंज किए जो ना प्रभावित करने वाले हो ना, कि फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक हमेशा प्रभावित ही करते हैं। अफेक्टिव आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन फिर भी लिख देते हैं अफेक्टिव। लेकिन जब कभी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो उसको यहाँ पे लिखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिव की बात हम करेंगे। तो इसमें पॉलिटिकल आपका फैक्टर सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? पॉलिटिकल फैक्टर आपका आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? राजनीतिक। फिर आता है आपका, इसको बोलते हैं राजनीतिक, लिख लीजिएगा, राजनीतिक है। दूसरा जो आपका आता है, दूसरा कौन सा आता है? इकोनॉमिक। क्या आता है? इकोनॉमिक। ठीक, इकोनॉमिक फैक्टर आता है। इकोनॉमिक को बोलते हैं आर्थिक। क्या बोलते हैं? आर्थिक। आर्थिक होता है। फिर चौथा, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर होता है आपका, जिसको बोलते हैं सामाजिक। ठीक, सामाजिक फैक्टर होता है। फिर इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आता है, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या बोलते हैं? तकनीकी। तकनीकी कारक। तो ये 4 कारक यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। अब इसे पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आएगा बताओ जरा। आप लोग खुद बता सकते हो कि करिकुलम को चेंज करने के लिए पॉलिटिकल वे में कैसे हम लोग कह सकते हैं। कहता है कि इसमें नीतियां परिवर्तन शामिल है। कहता है कि it include policy change, they have an influence on the educational policies and scheme that they are undertaken। कहता है कि उनका शैक्षिक नीतियां और योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। किसका? इनका पॉलिटिकल फैक्टर का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो लिखेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज पर। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? एजुकेशनल पॉलिसीज पर। एजुकेशनल पॉलिसीज पर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एजुकेशनल पॉलिसीज को शैक्षिक नीतियों पर। शैक्षिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है।
ठीक, शैक्षिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट और क्या कहता है इसमें, जब शैक्षिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है कि वे कार्य किस प्रकार करते हैं, ठीक है, प्रभाव भी क्या पड़ता है कि वे क्या कार्य किस प्रकार करते हैं, और क्या पड़ता है आपका योजनाओं, मतलब जिसको बोलते हैं स्कीम, ठीक, स्कीम जो होती है स्कीम पर भी आपका प्रभाव पड़ता है। स्कीम्स का मतलब क्या होता है, योजनाएं, क्या बोलते हैं स्कीम को हम लोग, योजनाएं, ठीक, जो आपकी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं पर, मतलब पॉलिटिकल वे में पॉलिटिकल फैक्टर जो होता है वो शैक्षिक नीतियों पर और योजनाओं पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपका। क्लियर है पॉइंट, ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है आपका। अब बात करते हैं, जब इतनी चीजें आपको पता चल गई तो इसको बदलने के लिए अब इकोनॉमिक तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। कहता है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट प्ले ए रोल इन द करिकुलम चेंज, मतलब कहता है लोगों और राज्य की आर्थिक स्थिति जो है पाठ्यक्रम परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहती है, करिकुलम चेंज के लिए बहुत जरूरी है, एक भूमिका अदा करती। कहता है कि यह जो है लोगों की आकांक्षाएं, उनकी मांगे और विशेष पाठ्यक्रम से अपेक्षाएं या शिक्षा के विभिन्न चरणों में पाठ्यचर्या का समावेशन आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल क्या होता है, किसको डकार आ गई है, एस्पिरेशन ऑफ है, क्या लिखेंगे, आवाज आ रही है लोगों की, जी सर, लोगों की आकांक्षाएं आती इसमें, ठीक है, आकांक्षाएं आती और उनकी मांग क्या होते हैं, डिमांड्स आते हैं, एस्पिरेशन ऑफ पीपल और डिमांड्स आती है आप क्या, ठीक है, लोगों की आकांक्षाएं और यहाँ पर डिमांड्स आती है, डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आती है, अपेक्षाएं होती हैं, डिमांड्स आता है, एक्सपेक्टेशन आती है, ठीक, डिमांड्स में क्या होती है, मांग होती है, मांग, और यहाँ पर ये अपेक्षाएं, ये चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिकल वे में इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा हम लोग इकोनॉमिकल वे पर हम लोग निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि किसी भी करिकुलम को अगर बनाना है, चेंज करना है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है सोशल वाला। सोशल वाले में क्या होता है, यह जो है सामाजिक जरूरतों और मांग को ध्यान में रखता है कि सोशल नीड्स को, ये किस पर ध्यान रखता है, सोशल नीड को किस पर रखता है, सोशल नीड पर ये फोकस करता है, सोशल नीड पर फोकस करता है, सामाजिक मांग और जरूरतों को कहता है सोशल नीड एंड डिमांड्स, ठीक, सोशल नीड्स एंड डिमांड पर ये पूरा का पूरा ध्यान रखता है कि समाज में कैसी चल रही है, मतलब कंटेम्पररी डेवलपमेंट चाहता है। इसकी अगर कहें कंटेम्पररी डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक, किसकी बात करता है, कंटेम्पररी डेवलपमेंट की ये बात यहाँ पर करता है। जबकि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल वे में कहेंगे तो न्यू इनोवेशंस की बात करता है। क्या कहता है आपका, न्यू इनोवेशन, ठीक, न्यू इनोवेशन की बात करता है। न्यू इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवीन तकनीकें, ठीक है, नवीन तकनीकों की बात करता है, ठीक, न्यू इनोवेशन टेक्निक, ठीक, नवीन तकनीकें,
ठीक है, वो जो होती है उनके बारे में पूरी की पूरी ये कहता है कि व्यावहारिक रूप में इनका प्रयोग हम कैसे करें। ठीक है, कैसे करके हम इसको इन सब चीजों को ये पूरे पूरे फैक्टर मिलके किसी भी करिकुलम को चेंज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, इतना बताओ सभी को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक बताओ। नो सर, क्लियर है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम चेंज आपका आता है इसमें सिलेबस में। अब आपका यहाँ पर कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम चेंज, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज। तो ये सब ऑब्जेक्टिव जो होती हैं नीड के अकॉर्डिंग होती हैं। सबसे पहले नीड है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, इन सब के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को कवर करते बनाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका साइंटिफिक अप्रोच आता है, सिस्टमेटिक अप्रोच आता है और मैनेजरियल अप्रोच आता है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस आते हैं। तो अप्रोचेस अब हम लोग इसमें देख लेते हैं वन बाय वन। इसलिए क्लियर हो गया, इसको साफ करें। हाँ सर। ठीक, ओके। अब हम लोग बात करेंगे करिकुलम चेंज के अप्रोचेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे अप्रोचेस की। और अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज। ठीक, करिकुलम चेंज मतलब कि पाठचर्या परिवर्तन के उपागम या पाठचर्या परिवर्तन के दृष्टिकोण की बात हम यहाँ पर करेंगे हम लोग। ठीक, दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, इसमें कितने दृष्टिकोण बताए गए। सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच है पहला, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं पाठचर्या परिवर्तन के दृष्टिकोण। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक हो गया। दूसरा कहता है सिस्टम अप्रोच होता है आपका। सिस्टम अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं प्रणाली दृष्टिकोण होता है आपका। फिर तीसरा होता है मैनेजरियल अप्रोच। ठीक है, मैनेजरियल अप्रोच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है आपका। और चौथा कौन होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक, मानवतावादी दृष्टिकोण। ये चार आपके अप्रोचेस हम लोग को यहाँ पर अपने सिलेबस में कवर करना है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक अप्रोच के तरफ चलते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच में आपको क्या मिलता है, दिख रहा है सबको, कवर हो रहा है पूरा का पूरा, बताओ सब दिख रहा है ना पूरा, बोलो। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा, तो कहता है कि इसमें जो पाठचर्या मूल्यांकन के लिए यह दृष्टिकोण जो है मात्रात्मक डेटा का उपयोग करने पर केंद्रित होता है। मतलब कहता है कि दिस अप्रोच टू करिकुलम इवैल्यूएशन, कहता है इसमें क्या कहता है, करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या कहता है, करिकुलम इवैल्यूएशन। आप लिखिए करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें करिकुलम इवैल्यूएशन को फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें करिकुलम इवैल्यूएशन, जब करिकुलम का इवैल्यूएशन करने के लिए, पाठचर्या का मूल्यांकन करने के लिए फोकस करते हैं, तो यहाँ पर डाटा कैसे लेते, डाटा लेते क्वांटिटेटिव डाटा में।
क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक, हिंदी में लिखेंगे मात्रात्मक आंकड़ा, ठीक, मात्रात्मक आंकड़ा लेते हैं, मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर ही हम जो है उसका जनरल कहते हैं कि दिस अप्रोच टू करिकुलम इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन यूजिंग क्वांटिटेटिव डाटा जनरेट बाय द लर्नर, ठीक, किसके लिए उपयोग करते, शिक्षार्थियों के लिए। यहाँ पर कहता है कि यह सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए अनुमति देता है, कहता है कि दिस अलाउ अ स्टैटिकल एनालिसिस, तो यहाँ पर जब क्वांटिटेटिव होगा तो यहाँ पे स्टैटिकल होगा, स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक, स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। जब यहाँ क्वालिटेटिव हो जाएगा तो स्टैटिकल एनालिसिस भी हम इसका करेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या कहते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं कि परिणामों का जो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है, जो डिटरमाइन होता है लेवल ऑफ सक्सेस, जो हम देखते हैं कि कोई भी करिकुलम कितना सक्सेसफुल रहा है, क्यों रहा है, तो कुल मिलाकर उसका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं कि पर ईयर, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय की यूनिवर्सिटीज को ग्रेड्स मिल रहे ना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, आपको देख रहे होंगे देता है यूजीसी एनसीटी मिलके, तो उसमें जो है ग्रेड्स इसकी इसी के आधार पर देते हैं कि उनके वो जो प्रोडक्टिविटी है, बच्चों को पढ़ाने सिखाने की क्षमता है, वो कितना लाभकारी हो पा रहा है। उन्होंने ग्रेड बनाया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, उसी के आधार पे ये देते हैं आपका डाटा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइंटिफिक अप्रोच समझ में आ गया आपको, बताओ। जी सर। हाँ, आया आपको। हाँ, अब सिस्टमैटिक अप्रोच की बात चलते हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, कहता है कि इसको जो है एक स्कूल में हम प्रयोग कर सकते हैं। कहता है स्कूल का संगठनात्मक चार्ट जो होता है वह एक प्रणाली दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अब सिस्टम जो होता है, सिस्टम को हम सबसे अच्छे तरीके से देखते हैं कि स्कूल्स में हम लोग के जो टाइम के अकॉर्डिंग 45 मिनट्स की जो क्लासेस चलती हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलती है। कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ स्कूल प्रेजेंट्स ए सिस्टम अप्रोच, मतलब सिस्टम अप्रोच को सही से अगर कोई परिभाषित कर सकता है तो स्कूल का संगठनात्मक चार्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्कूल का संगठनात्मक चार्ट, ठीक है। कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ द स्कूल, ये प्रेजेंट करता है, सिस्टमैटिक अप्रोच को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या कहता है, यह जो है इस कमियों के संबंध में निर्णय कैसे किए जाते हैं उसके बताता है कि मान लो कोई स्टाफ कम है, तो स्टाफ कम होने पर हम अपने सिस्टम को देखेंगे कि हमारे सिस्टम में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जगह ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका डिसीजन यहाँ पर कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे पर्सनल एंड मतलब यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, रिलेशनशिप और डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पर जो कर्मी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वर्कर की रिलेशन और डिसीजन पर यहाँ पर ज्यादा देखते हैं हम, ठीक है। कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल एंड हाउ डिसीजन आर मेड, यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल है आपका, और दूसरा बताता है हाउ, ठीक है, हाउ डिसीजन, ठीक, हाउ डिसीजंस आर मेड, ठीक। कहता है हाउ डिसीजन कि हम जो है निर्णय कैसे किए जाते हैं, कैसे निर्णय कैसे किए जाते हैं,
ठीक, एक ये हो गया। और रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल मतलब कर्मियों के संबंध को देखते हैं हम, ये ना कर्मियों के संबंध को देखते हैं, कर्मियों के संबंध की बात देखते हैं। तो ये दो इसमें पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रणाली विश्लेषण में, क्योंकि सिस्टम में हम देखते हैं कि रिलेशन वाले कौन है, उनको आप देखते होंगे कि एक ही कैटेगरी के जब लोग होते हैं तो वो लोग जो है थोड़ी सी फैसिलिटीज उनको देखते हैं, तो उनके लिए डिसीजन किस तरीके से लिए जाते, कैसे लिए जाते, यहाँ पर ये आपको बताता है पूरा का पूरा सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग। क्लियर है पॉइंट सिस्टम अप्रोच आपका? बताओ। फिर हम लोग चलते हैं मैनेजरियल अप्रोच में। ठीक, अब मैनेजरियल अप्रोच में अगर हम बात करेंगे तो मैनेजरियल अप्रोच कहता है कि द प्रिंसिपल इज द करिकुलम लीडर एंड एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शनल लीडर हु इज सपोज्ड टू बी द जनरल मैनेजर। कहता है कि यहाँ पे सिद्धांत पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है पाठ्यचर्या का नेता होता है, और साथ ही साथ निर्देशात्मक नेता भी होता है। मतलब कि यहाँ पे करिकुलम लीडर जो होता है इसको बोलेंगे करिकुलम लीडर। कौन होता है? करिकुलम लीडर। ठीक, तो करिकुलम लीडर की बात मैनेजरियल प्रबंधकी में किया जाता है। इसमें जो है किसको माना गया? करिकुलम लीडर को, प्रिंसिपल को। ठीक, प्रिंसिपल को जो है करिकुलम का लीडर, सिद्धांत को पाठचर्या का नेता कहा गया है, और इसी को ही क्या कहा है? इंस्ट्रक्शनल लीडर भी कहा गया है। इसी को ही क्या कहा है? इंस्ट्रक्शनल लीडर। ठीक है, बोलते इसको हिंदी में क्या? निर्देशात्मक नेता। ठीक, निर्देशात्मक नेता बोलते हैं, ऊपर वाले पाठचर्या नेता बोलते हैं। इसीलिए इसको जो है सपोज जनरल मैनेजर भी बोलते हैं, महाप्रबंधक जो जनरल सामान्य प्रबंधक जो होते हैं जनरल मैनेजर भी इसीलिए इसको बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट कि प्रबंधकीय ग्रिड में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें जो है नीतियां होती हैं, प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाता है, परिवर्तन की दिशा कैसी होगी। तो यहाँ पे दिशा, तो यहाँ पर आपको दिशा इसके बारे में नहीं, दिशा जो है यहाँ पर कि परिवर्तन की दिशा कैसी होनी चाहिए प्रिंसिपल को ही बताएंगे, सिद्धांत को ही हम लोग को आगे बढ़ावा देंगे ना कि कैसे हम उसको देखें, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लागू करें, ये यहाँ पर बताता है। यहाँ पर हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हो रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोले। स्टक हो रहा है, वो आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। अब सही आ रहा है आवाज? क्लियर नहीं हो। हेलो, अब आ रही है आवाज सही? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, तो याद रखिएगा ये जो है ये वाले का प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग जो है संसाधनों और स्कूलों का पुनर्गठन करने के लिए करते हैं। इसका संसाधनों और स्कूलों का पुनर्गठन, स्कूलों का पुनर्गठन करने के लिए करते इसका प्रयोग हम। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, स्कूलों का जब पुनर्गठन किया जाता है तब हम प्रशासन का, प्रबंधकीय या मैनेजरियल का हम यूज करते हैं। अब ह्यूमनिस्टिक या मानवतावादी जो दृष्टिकोण होता है इसमें इंडिविजुअल के बजाय सभी लोगों को लिया जाता है। यहाँ पर देखा था कि मानवतावादी दृष्टिकोण जो है संख्या के बजाय व्यक्ति को देखा है, मतलब कि कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लुक्स एट द इंडिविजुअल रेदर देन द नंबर। मतलब यह व्यक्तिवाद के छोड़कर सभी को यहाँ पर कहते हैं कि डाटा इज मच मोर क्वालिटेटिव इन नेचर। अब यहाँ पे ये क्वालिटेटिव हो जाता है यहाँ पर। ठीक, मतलब गुणात्मक होता है ये आपका, क्या होता है?
गुणात्मक होता है, गुणात्मक में देखते हैं, जबकि संख्यात्मक या मात्रात्मक में हम लोग वैज्ञानिकता वाले को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मतलब इसके पीछे तर्क यह है कि जीवन के अनेक दृष्टिकोण होते हैं और मात्रात्मक डाटा केवल एक ही परिप्रेक्ष्य या एक ही पक्ष को देखता है, दूसरे पक्ष को नहीं देखता है। इसलिए इसमें जो है ये आपका गुणात्मक आपका आ जाएगा, क्वालिटेटिव आ जाएगा। इसमें क्वालिटी को देखें, क्वालिटी के आधार पे हम लोग ये सब चीजों को दृष्टिकोणों को रखेंगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताओ, बताइए क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इतनी चीजें आती हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका आता है, देखिए पूरा का पूरा इसमें हो गया कि अब इसमें जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें बता दिए गए। इसमें फिर कहता है कि रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। तो रिसर्च का प्रयोग इसमें क्यों करते हैं? नए नए प्रयोग करने के लिए कि करिकुलम को और कितना बेहतर हम बना सके, उसके लिए हम इसका ही प्रयोग करते हैं। रिसर्च में भी जब रिसर्च कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज, मतलब पाठ्यचर्या अध्ययन में अनुसंधान के प्रकार जो होते हैं, तो ये आपको उसमें ही हम लोग जितने भी होते हैं सबका हम प्रयोग कर लेते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन डी आपका पूरा कंप्लीट होता है। आई मीन आपका यूनिट 5 कंप्लीट होता है। सुबह वाली क्लास में हम लोग यूनिट 7 का जो पार्ट सब बचे हैं, यूनिट 7 को हम क्लियर करेंगे ना, रिकॉर्डिंग न डाल के हम लोग उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बताओ। ये वाली क्लास में भी यूनिट 7 लिखा हुआ है, जैसे आपने क्लास का जूम मीटिंग डाला ना सर, उसमें यूनिट 7 लिखा है। चलो कोई बात नहीं, मीटिंग डाला है। ओके ओके ओके। यूनिट 5 का डी पोर्शन ये आपका कंप्लीट होता है। यूनिट 7 जो है मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग करेंगे, तो वो भी 1 से 3 से 4 क्लासेस में वो भी कंप्लीट। इवन कल की डेट और परसों की डेट में पूरा का पूरा में भी क्लियर हो जाएगा ना वो। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, उसमें से सवाल आता है, उसको एक ग्राफ के थ्रू बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर कल मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में 6:30 बजे। सर कल हम मॉर्निंग में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, हमें तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना। अब कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या करें उसके लिए? बहुत से लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। अपनी नीड और अपने समय के अकॉर्डिंग आप लोग सब देख लो, फ्लेक्सिबल रहो। और क्लास तो हम पूरी की पूरी कराएंगे ही ना आपको। चलो, तो आपको इतना ही कंप्लीट हो गया है। हम लोग मॉर्निंग वाली क्लास में यूनिट 7 पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। रिकॉर्डेड डाल दीजिएगा। हाँ, शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट, जय हिंद।